स्टूडेंट्स, आई एम नेहा। वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, जो कि क्लास 9 का है, केमिस्ट्री का चैप्टर है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एटम्स क्या होते हैं। ठीक है, तो एटम के लिए हमें क्या करना है। देखिए, एटम क्या होता है। एटम जो है किसी भी एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो कि किसी केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेता है। ठीक है, और वो अपनी मतलब स्मॉलेस्ट से इसका मतलब ये नहीं कि केमिकल रिएक्शन में वो अपनी आइडेंटिटी को, जैसे फिजिकल चेंज हो रहा हो या केमिकल चेंज हो रहा हो, तो उसमें वो अपनी आइडेंटिटी को लॉस कर दे, ऐसा नहीं होता है। स्मॉलेस्ट पार्टिकल जरूर है, लेकिन वो अपनी आइडेंटिटी पूरी रिएक्शन में मेंटेन रखता है। ठीक है, तो एटम के बारे में हम क्या लिखेंगे। एन एटम is the smallest particle of an element that takes part in a chemical reaction and maintain its identity during reaction। ठीक है, तो ये हो गया एटम। तो एक बार और देख लीजिए एटम क्या होता है। एटम जो है एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जो कि केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेता है, और वो रिएक्शन के जब रिएक्शन हो रही होती है तो अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन रखता है। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। एटम्स का कॉम्बिनेशन, ठीक है, दो या दो से ज़्यादा एटम्स को अगर मिला दिया जाए तो क्या बनाता है, मॉलिक्यूल बनाता है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे मॉलिक्यूल्स में। मॉलिक्यूल्स, द स्मॉलेस्ट कंबाइंड फॉर्म ऑफ एन एटम is known as molecule। ये तो छोटी सी बात थी जो आपको पता होनी चाहिए थी, इसलिए बता दिया। ठीक है, अब हमें इस चैप्टर में क्या स्टार्ट करना है। ये चैप्टर कहाँ से स्टार्ट होगा, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन से। ठीक है, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कौन कौन से हैं पहले ये देखते हैं, फिर उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये जान लेते हैं कौन कौन से लॉज हैं। तो सबसे पहली हेडिंग क्या लिखेंगे, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। मतलब कोई भी चीज़ बनती है, ठीक है, तो वो किस तरीके से कंबाइन होती है। ऐसे तो नहीं कि किसी भी चीज़ को किसी भी क्वांटिटी में उठा के हमने मिक्स कर दिया तो कोई एक केमिकल फॉर्मूला बन गया, ऐसा नहीं होता है। कुछ लॉज को फॉलो करना पड़ता है, जो कि दो लॉज यहाँ पे मेन है। वो कौन कौन से हैं। पहला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, फर्स्ट लॉ ये हो गया। और सेकेंड लॉ क्या हो जाएगा, लॉ ऑफ कांस्टेंट और डेफिनिट प्रोपोर्शन। ठीक है, ये पेपर में आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन लिखिए, या पूछा जा सकता है लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन बताइए। दोनों चीजें सेम। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे टॉपिक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, इतना लिख लीजिए, फिर हम आगे देखते हैं। देखिए, पहला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, इसमें देखिए क्या होता है। कंजर्वेशन का मतलब हो गया कि चीजें क्या रहे, कंजर्व रहे, मतलब कांस्टेंट रहे। तो इसमें ये कहा जाता है कि जब भी केमिकल रिएक्शन होती है तो मास को ना तो, मतलब मैटर या आप मास कहिए, ठीक है, कि मैटर को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। कोई भी मैटर एक है तो उसको हम दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ पे सेकंड फॉर्म है। ठीक है, इसको सेकंड को वापस फिर से हम फर्स्ट में चेंज कर सकते हैं, लेकिन किसी भी मैटर को फुल्ली डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता है, ना तो क्रिएट किया जा सकता है। सिर्फ उनकी फॉर्म को क्या किया जाता है, चेंज किया जाता है। इसका मतलब क्या हो गया कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो मास होगा किसका, आपने रिएक्शन में दो चीज़ें पढ़ी, जैसे कोई भी रिएक्शन होती है तो यहाँ पे क्या होता है,
रिएक्टेंट जो कि रिएक्ट करते हैं, और जो रिएक्शन के बाद बनता है वो क्या होता है, प्रोडक्ट। तो कहने का सेंस है जो मास यहाँ पे होगा, मान लो 100 ग्राम है, कोई 100 ग्राम की चीज़ लेकर के हमने रिएक्शन करना स्टार्ट किया, तो यहाँ भी जो भी चीज़ बनेगी उसका टोटल मास जो है वो 100 ग्राम ही रहेगा। ऐसा नहीं यहाँ पे 100 लेके चले थे यहाँ पे 1000 हो जाएगा, या यहाँ पे 10 लेके चले थे यहाँ पे 20 हो जाएगा। जितना है भले ये छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक हो जाए, बट उनका टोटल सम जो होगा वो कांस्टेंट रहेगा। 100 यहाँ है तो 100 यहाँ भी होगा। कहने का मतलब ये है, ठीक है। चलिए लिखते हैं डेफिनेशन। इसमें सबसे पहले आप लिख दीजिए, ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन मैटर, ब्रैकेट में लिख लीजिए मास, कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, ये तो पहली चीज हो गई। अब हम इसमें लिखते हैं दैट मीन्स मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया। तो ये हो गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब हम एक एग्जांपल देखेंगे जिसकी हेल्प से हम ये समझेंगे कि किस तरीके से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वर्क करता है। ठीक है, चलिए एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हम बना रहे हैं हाइड्रोजन क्लोराइड बना रहे हैं, H2 और Cl2 को जब हम मिक्स करते हैं तो क्या बनता है, हाइड्रोजन क्लोराइड। यहाँ पे 2 है तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, 2HCl। ठीक है, तो होता है ये है, अगर हम मॉलिक्यूलर मास निकालें किसका, हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास होता है 2। ठीक है, क्लोरीन का एक Cl का होता है 13.5, यहाँ पे 2 हैं तो 13.5 इंटू 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 31.5। ठीक है, ये तो जब इसका डबल हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 71 हो जाएगा। क्लोरीन का होता है 35.5। ठीक है, इंटू यहाँ पे 2 है तो टोटल कितना हो जाएगा, 71। तो देखा आपने, हाइड्रोजन का 1 होता है, ठीक है, एक्चुअल में, और 2 है यहाँ पे तो 2 हो गया। तो 2 + 71 मिलके टोटल कितना हो गया, 73 हो गया मास इधर। तो जब यहाँ पे बनेगा किसका, HCl का टोटल जब मास निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, एक तो हो गया इसका हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा मास, 1 हो जाएगा। Cl का कितना हो जाएगा, 35.5 हो जाएगा। ठीक, अब हम अगर इन दोनों को ऐड करें, यहाँ पे प्लस का साइन होगा क्योंकि दोनों मिल रहे हैं ना, तो कितना हो जाएगा, ऐड करने पे 36.5 हो जाएगा। और बाहर कितना लिखा है, 2 लिखा है, तो मल्टीप्लाई करिए, देखिए कितना आएगा, 2 × 5 = 10, 0 हो जाएगा। ठीक है, और 1 कैरी हो गया, 2 × 6 = 12 और 1 13, 2 × 3 = 6 और 1 7, पॉइंट लगा दिया 73। देखिए यहाँ पे भी मास कितना है, टोटल 73, और यहाँ पे भी मास कितना है, 73। यहाँ पे अलग अलग चीज़ें थी। कहने का सेंस है कि किसी भी रिएक्शन में मास ऑफ प्रोडक्ट रिएक्टेंट इज इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोडक्ट होगा। ठीक है, ये होना कंपलसरी है, हर रिएक्शन में ये रूल फॉलो करता है। ठीक है, और इस रूल को हम लोग क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसके बाद हम लोग सेकंड देखेंगे, लॉ ऑफ कांस्टेंट और डेफिनेट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस। ठीक है, देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या होती है। अ केमिकल कंपाउंड always contains same elements and their proportion by mass is always definite and constant। ठीक है, इसमें देखिए क्या कह रहा है
कि कोई भी केमिकल कंपाउंड जो है हमेशा सेम एलिमेंट को कंटेन करेगा और उनमें जो मास का रेशियो होगा, जो मास में प्रपोर्शन होगा, यानी मास में जो रेशियो होगा वो हमेशा डेफिनेट और कांस्टेंट होगा। जैसे कि एक एग्जांपल देखते हैं, वाटर। वाटर जो है किससे मिलके बना हुआ है? H से मिलके बना है और O से मिलके बना है। तो H और O जो है इनमें कितने का रेशियो होता है? ऐसा तो है नहीं कितने भी H ले लें कितने भी O ले लें मिक्स कर दें वाटर बन जाए, ऐसा होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। एक डेफिनेट प्रोपोर्शन होता है, जब उसी प्रोपोर्शन में हम इनको कंबाइन करते हैं तभी वाटर मॉलिक्यूल बनता है। और वो डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या है? 1:8। ठीक है, 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन जब कंबाइन करते हैं तब क्या बनता है? वाटर बनता है। और वाटर कितने ग्राम बनता है? 9 ग्राम वाटर बनता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि हमेशा वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो 1:8 होता है जब ये कंबाइन होते हैं। अब देखिए यहाँ पे टोटल मास यहाँ पे 9 था रिएक्शन से पहले, और रिएक्शन के बाद टोटल मास कितना है? 9। तो आपने देखा मास भी क्या है? कांस्टेंट रहेगा। और जो एलिमेंट्स हैं वाटर में हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही मिलेगा तभी वाटर बनेगा। अब ये नहीं एक बार हाइड्रोजन और सल्फर ले लिया और कहते हैं हम इसको मिक्स कर दें और ये वाटर बने, ऐसा नहीं। तो एलिमेंट्स भी क्या होते हैं? सेम एलिमेंट्स कंटेन करते हैं। ठीक है, और उनमें जो रेशियो होता है, मतलब जो उनका प्रपोर्शन होता है वो हमेशा सेम होता है। अब जैसे 1:8 लिखा हुआ है, तो अगर हम डबल भी कर रहे हैं तो 2 रेशियो कितना हो जाएगा? 16। तो ओवरऑल कट करने के बाद 1/8 ही आएगा। अगर हम इसको 3/24 कर दें फिर भी इसको कट करने पे 1/8 आएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई का सेम चीज़ से करेंगे बट मेन जो रेशियो है वो हमेशा सेम रहेगा, 1:8। ठीक है, ऐसे ही एग्जाम्पल हम देखते हैं अमोनिया का। ठीक है, अमोनिया किस चीज़ से मिलके बना होता है? अमोनिया का पहले तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि क्या होता है। अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। किस चीज़ से मिलके बना है? N से मिलके बना है और H से मिलके बना है, इन्हीं दो चीज़ों से तो मिलके बना है। और इन दोनों में रेशियो कितना होता है? 14:3 का रेशियो होता है। तो जब 14:3 का रेशियो होगा तब ये मिलकर के क्या बनाएगा? अमोनिया बनाएगा। और 14 और 3 कितना हो जाएगा? 17 ग्राम अमोनिया बनेगा जब ये दोनों आपस में ऐड होंगे इस रेशियो में, 14 ग्राम एंड 3 ग्राम। ठीक है, तो ये क्या हो गया? लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन हो गया। तो ये 2 लॉज थे जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट था एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का और इम्पॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो इन्हें आप अच्छे से प्रिपेयर करिए। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी।